एक रिपोर्ट आई है मेटल्स पर, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले यतिन को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे जो बची हुई ऑटो कंपनी की बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। कल तक तो थोड़ा सा मिक्स्ड बैग ही था, कुछ नरमी पर ही बाजार का ध्यान था। यतिन, आज कुछ रिलीफ है? रिलीफ है, लेकिन ऐसे भी कोई ऑटो सेल्स नंबर्स में आपने इतना खास मोमेंटम नहीं देखा है। ऑब्वियसली दिसंबर का महीना सीजनली थोड़ा नरम ही होता है, लेकिन अनुमान से बेहतर प्रदर्शन आपने टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स में देखा है। टाटा मोटर्स की बात करें तो दिसंबर की सेल्स लगभग 78,000 यूनिट्स के आसपास आई हैं, जबकि अनुमान था लगभग 75,000 यूनिट्स का। और टीवीएस मोटर्स की बात करें तो इन्होंने 3 लाख यूनिट से थोड़े ज़्यादा जो है स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स बेचे हैं और अनुमान था 2,90,000 का। तो ये दोनों कंपनीज टीवीएस मोटर्स और टाटा मोटर्स अनुमान से इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि आयशर मोटर्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड और वीसीवी सेल्स एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही रही हैं। इनफैक्ट अगर हम रॉयल एनफील्ड की सेल्स की बात करें तो 7% गिरी हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आज थोड़ा बहुत स्टॉक प्रेशर में आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। तो ये 3 कंपनी टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स बेटर देन एक्सपेक्टेशंस और आयशर मोटर्स थोड़े नरम आपको रॉयल एनफील्ड सेल्स आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, चलिए, तो ये इस समय ऑटो सेल्स के आंकड़े। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। आयशर मोटर्स में एक बहुत शानदार रैली रही है। वो डिक्लाइन जो आई थी जब हार्ले और ट्रायम्फ लॉन्च हुए थे उसके बाद, लेकिन एक वन वे रैली आई उसके बाद। अभी क्या भी होगा यहाँ पर? आपको भी शुभ प्रभात मनोज भाई। तो उस दिन भी हम जुड़े थे आपसे जब ये ट्रायम्फ और हार्ले का जो लॉन्च हुआ था। हीरो होंडा, ट्रायम्फ एंड ऑफ कोर्स बजाज, माफ कीजिएगा, हीरो होंडा एंड हार्ले और बजाज और ट्रायम्फ। मुझे याद है उस दिन करीबन 3300 के भाव से लुढ़का और करीबन 3100 भाव जाकर के अटका था और फिर हमने 4000 के ऊपर के लक्ष्य भी देखे आयशर मोटर्स में। अनुमान और गणित यही कहता है अनुज भाई के मांग में कोई कमी नहीं आएगी और मेरे ख्याल से 2024 में करीबन 4 या 5 नई मोटरसाइकिल्स 350 से लेकर के 650 सीसी में लॉन्च करेगी रॉयल एनफील्ड आयशर मोटर्स। खरीदारी की राय अभी बरकरार है, बशर्ते कि आपका नजरिया का लंबी अवधि का। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लियरली आयशर में तेजी की बनी हुई है। अच्छा कविता जी, टीवीएस मोटर पर क्या विचार है? क्योंकि टीवीएस मोटर के नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, पिकअप देखने को मिला है। क्या अभी भी ट्रेड तेजी की तरफ रखना है? सी टीवीएस मोटर काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बट पिछले काफी दिनों से हम एक कंसोलिडेशन फेज में देख रहे हैं। फ्रॉम द लास्ट 4 वीक ये अपने 2035-36 के लेवल को अभी क्रॉस नहीं कर पाया है। सो पोजिशनिंग अगर किसी की है तो आई मस्ट से कि स्टॉप लॉस जो है वो उन्हें ट्रेल करके रखना चाहिए अपनी पोजिशन पर। और ऊपर साइड इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा वंस ये 2040-45 के लेवल को क्रॉस करता है। तो बाय ट्रेड तभी इनिशिएट करना चाहिए, अदरवाइज मेंटेन स्टॉप लॉस। आप 1940 का पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। 2040 के ऊपर निकले तभी तेजी को चेज करना है, उससे पहले नहीं। तब तक अगर आपकी पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉसेस बेसिकली ट्रेल करते जाएं। अच्छा, ऑटो कंपनियों पर एक और खबर है। सरकार दरअसल ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम को कुछ एक्सटेंशन दे रही है। अब क्या ट्रिगर्स आए हैं इस एक्सटेंशन के पीछे? लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुबह में। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सुन रहे हैं आप? देखिए, दरअसल सरकार ने ऑटो और ऑटो पीएलआई के लिए, ऑटो कंपोनेंट के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी उसकी समय सीमा 1 साल के लिए और बढ़ा दी है। अभी ये जो है 2027 तक की स्कीम की वैधता थी, अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया है। इसके पीछे वजह यह है कि ऑटो कंपोनेंट और ऑटो जो हाई एंड कंपोनेंट जिसके लिए इंसेंटिव दिया जाता है उसमें लंबा इन्वेस्टमेंट होता है, उसके प्रोडक्शन में समय लगता है। तो और चूंकि इस पर इंपोर्ट निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए सरकार ने इंडस्ट्री से सलाह मशविरा के बाद फैसला ये लिया कि अब ये 4 साल तक नहीं, दरअसल ये 5 साल तक वैलिड रहेगी इंसेंटिव स्कीम। और इसके तहत सरकार जो है कुल मिला के खर्चा करेगी 25,938 करोड़ रुपए। पहले महीने में पहले साल में, यानी जो चालू कारोबारी साल है 31 मार्च तक के 604 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उसके अगले साल में करीब 3,000 करोड़, फिर ऐसे ऐसे करके आखिरी साल में 9,060 करोड़ रुपए खर्च करेगी
करेगी और कुल मिलाकर के 25,938 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये तो रही बात कि इंसेंटिव स्कीम की समय सीमा बढ़ाई गई है और रकम ये रही। एक फेरबदल किया गया है, फेरबदल ये किया गया है स्कीम की शर्तों में कि उन्हीं कंपनियों को, उन्हीं मैन्युफैक्चरर को ये इंसेंटिव स्कीम का फायदा दिया जाएगा जो पहले साल में जितनी बिक्री हुई है इंसेंटिव स्कीम के पहले साल में, उसके अगले साल एक थ्रेशहोल्ड होगा 10% इंक्रीज करने का, जो कंपोजिट सेल्स वैल्यू है उस 10% आपके सेल वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, तभी आपको इस इंसेंटिव स्कीम का फायदा दिया जाएगा। तो इन शर्तों के साथ सरकार ने पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाया है। कह सकते हैं शर्तें थोड़ी सी कठोर की हैं, लेकिन समय ज़्यादा दे दिया गया है कंपनियों के लिए, तो राहत की बात भी कह सकते हैं। कुछ राहत की बात है। मुझे कुछ स्पेसिफिक कंपनियां याद हैं जो नेक्स्ट इन लाइन थी, जिनके नाम आ गए थे। इसमें टाटा मोटर्स था, उनो मिंडा जैसी कंपनियां थी, हीरो जैसी कंपनियां थी। तो वहाँ पर शायद एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। टाटा मोटर्स पर पालविया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तो पालविया जी, एक बार टाटा मोटर्स पर चर्चा हो जाए, कंसिडरिंग वो बिक्री के आंकड़े आए और यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स में वैसे भी तेजी देखने को मिली है। पीएलआई के तहत यहाँ पर कुछ फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी है, कंसिडरिंग ये स्टॉक 2023 का टॉप परफॉर्मिंग काउंटर था और इकलौता स्टॉक था निफ्टी में जो डबल हुआ। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, एक आउट परफॉर्मेंस तो इस स्टॉक में बना हुआ और जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में, हमें लगता है यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे फर्दर और भी तेजी आगे आने वाले समय में हमें इसे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो एक काफी बड़ी टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट बने उसके टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 850 से लेके 900 की तरफ इसमें आते हुए दिखेंगे। तो कोई भी डिप्स मिलती है टुवर्ड्स 760, 755, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस स्टॉक में री इंटर करने की। हालांकि स्टॉक में अभी हम देखें तो एक स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना है यहाँ पे, अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो बना हुआ है वो करीब है 770 के आसपास। अगर ये इसके ऊपर ही रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं वो करीब 810, 820 की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहना चाहिए स्टॉक में। एक अच्छा अपमूव हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिखेगा टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स में वो मूव कंटिन्यू होते दिखेगा, ये भरोसा है। अच्छा, मैं आपके पिक पर आऊंगी, लेकिन गौरांग, ये ऑटो एंसिलरी साइड में काफी मौके हैं। आप प्रिफर क्या करेंगे इस पीएलआई स्कीम को जो एक्सटेंशन मिली है विद ड्यू डिस्क्लोजर कि यहाँ पर जिनको शायद पहले फायदा मिला है वो ही भागीदारी रहेंगे या फिर उन्हीं को सबसे ज्यादा एक्सटेंशन का फायदा मिलेगा? कोई है ऐसा स्टॉक जिस पर आप दाव लगाना चाहेंगे? तो इसका अध्ययन थोड़ा करना पड़ेगा हर्षिता, क्योंकि खबर अभी अभी आई है तो उसको लेकर के इतना कुछ अभ्यास नहीं किया। लेकिन जो स्टॉक्स ऑटो एंसिलरी में हमारी पसंदगी है बुनियादी तर्क के आधार पर, वहां पर उनो मिंडा है, सीआई ऑटोमोटिव है, बॉश है, भारत फोर्ज है। और हमें लग रहा है हर्षिता कि जिस प्रकार से सरकार की नीतियां बन रही है ऑटो क्षेत्र के लिए, और अगर हमारा देश भारत जो आज तीसरे पायदान पर है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, अगर उसको आगे बढ़ाना है और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लाना है, तो जाहिर है ऑटो एंसिलरी, इसके साथ साथ टायर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये पूरा एक समीकरण है, ये पूरा एक ब्रह्मांड है ऑटो एंसिलरी का, जहां पर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आते हुए दिखेगा। और हमारा आकलन ये भी कहता है कि जैसे जैसे वाहन को और सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है सरकार, इधर से भी योगदान आपको आता हुआ दिखेगा। तो अभी इस पीएलआई स्कीम को लेकर के इतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन ये कुछ 4 या 5 कंपनी है जो हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो इनफैक्ट एक लंबी लिस्ट है गौरांग सर के पास, बॉश, उनो मिंडा, सीआई ऑटो, और स्टडी होगी और स्टॉक्स निकल कर आएंगे। लेकिन हाई एंड कंपोनेंट्स के लिए भी ध्यान रखिएगा, ये स्कीम लागू है, पीएलआई स्कीम को एक्सटेंशन मिला है, तो ये सारे स्टॉक्स उस लिहाज से रेडार पर रहेंगे। चलिए यतिन के पास वापस लौटते हैं। यतिन, आप बताइएगा, आज कई सारे Q2 अपडेट्स, Q3 अपडेट्स भी आए हैं, तो अल्ट्राटेक क्या कह रहा है वॉल्यूम्स के लिहाज से? तो थोड़ा स्लो है एक्चुअली। अगर हम अल्ट्राटेक की बात करें तो सेल्स वॉल्यूम जो है डोमेस्टिक वो केवल 5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, और सीक्वेंशियली अगर आप देखें तो केवल 2% की वॉल्यूम ग्रोथ आपको दिखाई पड़ रही है, और कुल मिला के 26 मिलियन टन्स के आसपास का ये सेल्स वॉल्यूम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा कोई ग्रेट क्वार्टरली अपडेट अल्ट्राटेक की तरफ से नहीं आया। ऑब्वियसली अगर हम Q3 की बात करें तो एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, लेकिन ऐसा कोई खास वॉल्यूम में मोमेंटम हमने नहीं देखा है। इसके अलावा दूसरी 3 कंपनीज जहां क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, JTL इंडस्ट्रीज, इनकी जो Q3 पाइप सेल्स वॉल्यूम है वो
1 लाख मिलियन टन्स के ऊपर पहुंच गई है और 76% की ग्रोथ आपको हाईएस्ट एवर सेल्स दिखाई पड़ रहा है जेटीएल के लिए। साउथ इंडियन बैंक, इनके एडवांसेस लगभग 11% बढ़े हैं और डिपॉजिट्स लगभग 9.5% के आसपास बढ़े हैं। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो सिमिलर मोमेंटम आपको दिखाई पड़ रहा है, 11% की डिपॉजिट ग्रोथ और 12% की ग्रॉस एडवांस ग्रोथ आपको Q3 में आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो 3-4 स्टॉक्स हैं जहां क्वार्टरली अपडेट्स के बेसिस पे नजर पड़ी रहेगी। ओके, तो 3-4 कंपनियां जिनके Q3 के अपडेट्स आ गए हैं। पहले तो सीमेंट कंपनियों की बात कर ली जाए। मानस अल्ट्राटेक, इस पर आप टेक्निकल व्यू दीजिए, क्योंकि जैसे यातिन कह रहे हैं सेल्स वॉल्यूम में करीब 5% की वृद्धि है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। तो देखिए, अगर हम टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 3 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। उस तरह की रैली देखने को नहीं मिली है अभी तक, जैसे हमने पिछले करीब 2-3 हफ्ते में देखी। लेकिन फिर भी क्योंकि स्टॉक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आई थिंक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं, गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं, 10,200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 10,800 से 850 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अल्ट्राटेक में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी अल्ट्राटेक में। गाबा जी, कोल इंडिया पर क्या विचार? कल भी हमने देखा थोड़ा सा तेजी में था और पिछले हफ्ते भी अच्छी खासी कमाई हुई है कोल इंडिया में। में तो था, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच था ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, तो अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है कोल इंडिया में। बाई मोड पर तो है, लेकिन स्टॉप ट्रिगर होने के चांसेस है, इसलिए अगर किसी को लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। स्टॉप होगा करीब मेरे हिसाब से 378 379 का स्टॉप होना चाहिए, फिर एक ट्रेड करना चाहिए। टारगेट लॉजिकल होने चाहिए 400 के करीब, उसके पहले ही निकल जाना चाहिए कोल इंडिया। थोड़ा रफ मूव है, लेकिन यस, कोल इंडिया बाय मोड पर है। बाय मोड पर है, लेकिन 400 के आसपास मुनाफा वसूली की तैयारी भी रहे, क्योंकि ये भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। अच्छा, ये साउथ इंडियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इनमें से कोई ट्रैक करते हैं क्या आप राजेश जी, राजेश सातपुते? जी देखिए, ट्रैकिंग रेगुलर होती है, लेकिन एक पैटर्न जो मुझे अच्छा लग रहा है वो साउथ इंडियन बैंक है। मैं वही चार्ट देख रहा था। साउथ इंडियन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 25 और 26 में एक्यूमुलेशन हो रहा है, और जैसे ही ये 29 का लेवल जो इसका पहला रेजिस्टेंस है वो निकालेगा, उसके बाद मुझे लगता है ये टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करता है 34-35 का। तो साउथ इंडियन बैंक पे नजर रखें, मुझे लगता है इसका टारगेट 35 लेके काम होना चाहिए, लेकिन पोजिशनली जैसे मैंने कहा 28-29 पहला सपोर्ट हो, पहला रेजिस्टेंस होगा, तो बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 25। ओके, तो ये देखिए साउथ इंडियन बैंक पर आपके लिए एक व्यू, एक अपॉर्चुनिटी है। 25 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। लक्ष्मण जी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, और ये हर फोर्टनाइटली रिव्यू जो विंडफॉल टैक्स पर आता है उसका अपडेट देंगे। ये अभी तो घटाया था, फिर बढ़ा दिया लक्ष्मण जी? हाँ, आज एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, और दरअसल ये कच्चे तेल की कीमतों से काफ़ी लिंक रहता है। तो रेड सी में जिस तरह का हलचल हुई है, उससे थोड़े से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का ट्रेंड दिखा है पिछले 15 दिन के भीतर। यही वजह है कि विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है, और ये 1300 रुपये प्रति टन, यानी 1300 रुपये प्रति टन जो कच्चे तेल पे विंडफॉल टैक्स था, उसे बढ़ा करके 2300 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। तो कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन करने वाली कंपनियों को अब ये विंडफॉल टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और राहत की बात है, जो कंपनियां डीजल एक्सपोर्ट करती हैं उस पर 50 पैसे प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिसको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। उस एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को बिल्कुल हटा दिया गया है, यानी डीजल एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ये एक राहत की बात है। इसी तरीके से एटीएफ पर भी 1 रुपये प्रति लीटर का ड्यूटी यहाँ पे लगती थी। तो एटीएफ एक्सपोर्ट करने वालों को के लिए भी राहत की खबर है कि वहाँ भी कोई अब ड्यूटी नहीं लगेगी। तो एटीएफ और डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी गई, या फिर कहीं शून्य कर दी गई है तकनीकी भाषा में। पेट्रोल पर पहले से कोई ड्यूटी नहीं थी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। सिर्फ कच्चे तेल के पर जो है विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया है। तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन जो दूसरी चीज़ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि डीजल के एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती थी उसे हटा दिया गया है, और उसका ज़्यादा फ़ायदा दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। तो वो उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। विद ड्यू डिस्क्लोजर की जो आप चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है, नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। चार्ट्स पर राजेश पालविया जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि जब भी मार्केट थोड़ा सा सुस्ताया है, इसने कोशिश की है सपोर्ट देने की। आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इस खबर के मद्देनजर? तो आशा जी देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग रैली हमने पिछले महीने रिलायंस में देखी, और स्टॉक अब जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट इसका एक मल्टीपल सप्लाई जोन है।
हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनी हुई है, यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2630 ये जो इसके एक मल्टीपल सप्लाई जोन है, इसको क्रॉस करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, हमें लगता है कि यहाँ पे इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 2700 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है। अगर छोटी मोटी डिप भी मिलती है तो इसको ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस जो है वो है करीब 2560 के आसपास। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है रिलायंस में। और हमें लगता है कि 2630 के ब्रेकआउट के बाद इसमें एक अच्छा रनअप 2700 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, 2630 के ऊपर 2700 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज वो बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। अच्छा, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात कर लीजिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। राजेश जी, आपका कॉल नहीं लिया, टॉप कॉल में आप क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? पे यहाँ पे फोकस है स्टॉक में। देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा। और अब जिस तरीके से कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग बनी, स्टॉक ने कंफर्टेबली अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी कल क्लोजिंग दिया। तो पेट्रोनेट पे यहाँ पे बाय करने की, अच्छा हाँ, अब बताइए जी। तो पेट्रोनेट पे बाय करने की सलाह है। शॉर्ट कवरिंग कल के सेशन में देखने को मिली है और हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक को लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब आना चाहिए 236 से लेकर 238 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 223 के आसपास। ओके, तो पेट्रोनेट एलएनजी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है, तो वो ट्रेड राजेश पालविया का आज का टॉप कॉल, तो उस लिस्ट में आप ये भी नाम जोड़ लीजिए। यतिन बताइए, दूसरे कौन से स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे? तो 3-4 नाम, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी की तो आपने बात कर ही ली। एसजीवीएन ये स्टॉक रहेगा फोकस में, क्योंकि इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है जॉइंट वेंचर्स फॉर्म करने के लिए इंडिया और नेपाल की कंपनियों के बीच, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हाइड्रो पावर साइड पे हैं वो देखने के लिए। तो एसजीवीएन स्टॉक ऐसे भी एक्टिव रहता है खबरों के पीछे, तो ये एक स्टॉक रखिए रेडार पे। एलआईसी, इनको एक जीएसटी डिमांड मिली है, पेनल्टी है 806 करोड़ रुपए की FY18 के लिए, और स्टॉक बिल्कुल ही 50-60 रुपए दूर है अपने आईपीओ प्राइस से, तो शायद एक रेजिस्टेंस जोन को अप्लाई कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है जहां जीएसटी नोटिस के बाद यहां थोड़ा बहुत आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये इनफैक्ट एलआईसी 800 करोड़ राइट? और एचयूएल का फिगर क्लियर हुआ? 44 करोड़ का है। 44 करोड़ का है, हाँ। छोटा है बहुत, तो यस। हाँ, तो एलआईसी, नेस्ले, एचयूएल तीनों को जीएसटी डिमांड नोटिस आ चुका है, लेकिन एलआईसी वो बड़ा स्टॉक रहेगा जिस पर ध्यान दिया जाए। एलआईसी में हाल फिलहाल में हमने देखा था बड़ा एक्शन बन रहा था। गौरांग सर, इस पर आपकी क्या राय है? नए साल में यहाँ पैसे बनेंगे क्या? उम्मीद तो है अर्षदा, और ये डिस्क्लोजर भी देना अनिवार्य होगा कि एलआईसी, एचयूएल और नेस्ले, ये जो 3 नाम है, इस नोटिस को लेकर के जीएसटी के खरीदारी की राय है। और अभी जो यतिन बता रहे थे, हमारी भी उम्मीद काफी है। आईपीओ जब आया था तब आईपीओ नोट द्वारा एलआईसी में निवेश की राय दी थी। उसके पश्चात एक स्टैंड अलोन फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट एलआईसी पर है। अब इस खबर को लेकर के हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये छोटी या फिर मध्यम अवधि के लिए हो सकता है। लंबी अवधि के लिए हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस से एक तरह से जुड़ी हुई कंपनियां जो बड़े तौर पर अंडर परफॉर्मर हुआ करती थी, शायद इस साल और आने वाले साल में बेहतर रुझान आ सकता है ऑन फॉल बैक ऑफ न्यू प्रीमियम कलेक्शन। ओके, तो एलआईसी शायद एक इंटरेस्टिंग ट्रेड रहेगा जिस पर नजरें होनी चाहिए। कविता जी, चार्ट्स पर क्या इशारा है एलआईसी की तरफ से? ऑन अ वीकली चार्ट इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। काउंटर ने फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। अकॉर्डिंगली जो प्राइस टारगेट रिवील होते हैं वो 900 प्लस के आते हुए दिखते हैं। सो स्ट्रॉन्ग है मोमेंटम। पोजिशनिंग अगर है तो फॉर श्योर स्टॉप लॉस ट्रेल करके मेंटेन करना चाहिए। एज ऑफ नाउ चार्ट्स पर कोई सेलिंग आते हुए नहीं दिख रही है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 844 का। ओके, तो 844 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आज देखते हैं आज की खबर पर स्टॉक में क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद इसे रिविजिट जरूर करेंगे। अच्छा, 2-3 और शेयर जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, उसमें एक तो एसआरएफ के लिए 2 डेवलपमेंट्स है। कल हम बता रहे थे आपको एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए इन्होंने एक्सपेंशन किया है, वहां पर निवेश किया। आज खबर आ रही कि एल्यूमिनियम फॉइल के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगे, 536 करोड़ का निवेश होगा। अब केमिकल स्टॉक्स में वैसे जोरदार ट्रेंड तेजी का बन रहा है, संकेत तो हैं कि ये साइकिल टर्न हो रही है। लेकिन गाबा जी, एसआरएफ के लिए आज का लेवल क्या रहेगा? 3 महीने में 9% बढ़ चुका है,
कल शुरू जरूर तेजी के साथ हुआ, लेकिन बाजार बंद होते होते यहाँ पर मुनाफा वसूली आई। लेवल क्या वॉच करना है अगर ट्रेड लेना भी है? दो लेवल है, एक तो है 2500 जब पार कर लेगा तो वहां पर एक सस्टेन्ड अप मूव मिलेगा, क्योंकि साइडवेज जोन पर है, कह सकता हूं ना हायर टाइम फ्रेम पर एसआरएफ थोड़ा पॉज मोड पर है। अगर थोड़ा डिप मिल जाता है तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखिए, उसका सपोर्ट का करीब 2420 वहां पर मिल जाता है तो 2400 2420 वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि अपमूव में एक पॉज है, पॉज से फिर एक अपमूव शुरू होगा। तो एसआरएफ बाय मोड पर तो है लेकिन पॉज मोड पर है। बाय मोड पर है पर पॉज मोड पर है, तो जब फिर से बाय मोड आएगा तभी लें, उससे पहले नहीं। बेसिकली यही है क्रक्स गाभा जी के बयान का। अच्छा, भेल कल का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, जहां पर वो कल अपडेट था और अखबारों से वो अपडेट हम आपको दे रहे थे कि शायद एनएलसी का तालबीरा प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है। 19,442 करोड़ का वो ऑर्डर। अच्छा, कंपनी ने सफाई दी है इस पर। कंपनी ने कहा है कि ऑर्डर हमारे हाथ नहीं लगा है, टेंडर आया था, टेंडर में हमने पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ ऑर्डर लग गया। तो थोड़ा सा मिस रिपोर्ट किया गया था उसे। तो आज देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। हाउएवर एंटीक की इस पर रिपोर्ट आई है। एंटीक का जो टारगेट है करीब 230 रुपए प्रति शेयर का है, और वो बेसिकली यही कह रहे हैं, तालबीरा से ही जोड़ रहे हैं तार। उनका मानना है कि कंपनी इज वेल पोजिशन्ड टू विन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मिल सकता है, तो अभी भी वो उम्मीद है कि कंपनी भले ही डिनाई कर रही हो, अगर मिलेगा तो भेल को ही मिलेगा, ये एंटीक का मानना है। उस लिहाज से ऑर्डर इनटेक इनका 60,000 करोड़ के ऊपर निकलेगा FY24 के लिए, और करीब करीब यहाँ पर इनकी ऑर्डर बुक पोजीशंस जो हैं 2026 तक, FY26 तक 1.8 लाख करोड़ तक भी स्वेल होती हुई दिखाई दे सकती है। नॉन पावर सेगमेंट बड़ा कैटलिस्ट है कंपनी के लिए। तो ये एंटीक की तरफ से रिपोर्ट भी आ गई है। गौरांग, आपकी अप्रोच भेल पर क्या रहेगी? कंपनी कह रही है हमने बस पार्टिसिपेट किया है उस टेंडर में, अभी तक हाथ में नहीं आया, लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस को भरोसा है कि अगर ऑर्डर कोई जीतेगा तो वो भेल ही है। तो अर्षदा, BHEL के साथ मैं BEL की भी बात करना चाहूंगा, और ये दोनों कंपनियों पर, सरकारी कंपनियों पर, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, डिफेंस, और ये ऑर्डर अगर नहीं भी हाथ लगता है तो आने वाले भविष्य में मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पर इन सब कंपनियों को इससे भी बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। और BHEL में जो परिवर्तन हमने देखा है पिछले 3-6 महीने में, जहां तक नतीजों का सवाल है, एक दौर था अर्षद, आपको याद होगा कि ऑर्डर बुक बहुत बड़ी थी, लेकिन ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की क्षमता BHEL में बहुत ही निचले स्तर पर थी, और उसी के कारण परिणाम में असर हो रहा था। लेकिन अब वो परिस्थिति दुरुस्त की गई है, और हमारी भी खरीदारी की राय दोनों पर ही है, BHEL और BEL दोनों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। कि BHEL और BEL दोनों पर खरीदारी की राय यहाँ पर है। मानस, BHEL पर आज का क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? आई एम नॉट श्योर स्टॉक कूल ऑफ करेगा या नहीं कंपनी की सफाई के बाद। ट्रेंड तो अच्छा है इसका, तेजी वाला। देखिए, जो मेन ट्रेंड है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले। कल के पैटर्न को देख के ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा करेक्शन में शायद स्टॉक 193-194 की रेंज में आने की कोशिश करे। बट अगर ऐसा होता है तो वहां पर खरीदारी करने की ही राय रहेगी, क्योंकि मेरा समझना है कि 190 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो डिप पे खरीदारी करिए, 190 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है वो 205 से 207 की रेंज में आते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें, बेसिकली चेज ना करें। वैसे टारगेट अगला जो आ रहा है वो 205 का आ रहा है। देखते हैं आज स्टॉक क्या कूल ऑफ करता है कल की 2.5% की तेजी के बाद। अच्छा, नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है लुपिन पर, और मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। दरअसल नोमुरा ने अपना टारगेट बढ़ाया है, बाय कॉल है। पहला टारगेट इनका क्या था? 1290 रुपए। अब लुपिन पर नोमुरा का नया टारगेट जो आया वो करीब करीब 1593 रुपए है, यानी कि करीब करीब 303 रुपए से इन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है। अब लुपिन पर नोमुरा का मानना है, ये राजेश सातपुते जी इसका चार्ट देखकर रखिए आप प्लीज, आप ही के पास में आऊंगी। नोमुरा कह रहा है मार्जिन्स इंप्रूव होंगे अगले 3 से 4 सालों में, जैसे जैसे कंपनी यूएस के कुछ लॉन्चेस लेकर आएगी। ग्रोथ इंडिया में भी है, इमर्जिंग मार्केट में भी है, यूरोप में भी। और आपको याद होगा पिछले क्वार्टर के नंबर्स में हमने इंप्रूवमेंट देखा था इन पर्टिकुलर मार्केट से, और स्पेशली यूएस प्राइसिंग कुछ बेहतर हो रहा था। यूएस की पाइपलाइन ही दरअसल कंपनी को ड्राइव करने वाली है, स्टॉक को ड्राइव करेगी। इन्होंने अपना EPS एस्टिमेट भी FY24, 25 और 26 के लिए बढ़ा दिया है 8, 2 और 14% से। तो ये फिलहाल नोमुरा की रिपोर्ट लुपिन पर। राजेश सातपुते बताइए, अब चार्टिकली क्या करना है, किन लेवल्स पर लेंगे?
हर्षदा जी, मुझे लगता है कि लुपिन एक क्लियर कट बाय कैंडिडेट है। यहाँ पे चार्ट पे अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट भी देखें यानी डेली चार्ट भी देखें या इवन वीकली चार्ट भी देखें, आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि ये सपोर्ट जोन कहाँ है। देखिए, अगर आपका व्यू थोड़ा मीडियम टर्म है तो आपको एंट्री मिलेगी 1250 के आसपास, लेकिन प्योर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है 1300 के नीचे लुपिन जाएगा नहीं। मुझे लगता है कल या परसों मैंने इस पर बात की थी कि 1300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आज भी लगता है 1300 के ऊपर हमें इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट का, यानी 1280 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करे। इमीडिएट बेसिस पे देखे तो मुझे लगता है ये कम से कम 1380 से लेके 1400 तक जाएगा। इट्स बाय इन लुपिन। बाय इन लुपिन। हर्षदा, लुपिन मेरे ख्याल से जो हमारी जितनी भी स्पॉटलाइट्स रही हैं, मुझे उसमें सबसे ज़्यादा जो एक अच्छी फीलिंग है ना, वो लुपिन को लेकर थी, क्योंकि लुपिन एक लार्ज कैप स्टॉक था जिसका एक ऑलमोस्ट बॉटम आइडेंटिफाई हुआ था। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अब आप ब्रोकरेज के व्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो अब वो वही बोल रहे हैं जो हमने तब पहली बार स्पॉटलाइट में बोला था। और ये आपको एक चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेजेस है ना, उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है एक्चुअल डेटा का, उसके बाद वो बोलते हैं ये। और इसके लिए कई बार आपको एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नॉर्मली ब्रोकरेजेस के नोट से पहले एक्ट नहीं करते हैं। अभी तो वो बाइंग उसमें आनी वो शुरू होगी मेरे ख्याल से। इसका ऑल टाइम हाई था 2100-2200, वहाँ से स्टॉक गिर कर आया था 500-600 पर, फिर 650-700 पर हमने एक व्यू लिया था कि ये बॉटम आउट हो चुका है। मेरे ख्याल से 1600-1700 तक तो अभी इसमें स्पेस है, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि शायद अगले साल ये इवन ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि अब इनके पास ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स है। फाइनली बिग फार्मा के लिए क्या काम करता है? ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास वो हैं तभी आपका अर्निंग्स में एक्सपेंशन आता है, एक्सप्लोजन आता है। और मुझे लग रहा है कि 3 साल की बेयर मार्केट के बाद लुपिन में अब वो आना शुरू हुआ है। इसके लिए लुपिन में वो तेज़ी रही है, और मेरे ख्याल से ये तेज़ी अभी भी चलेगी। ऑब्वियसली अब आपको अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने होंगे उसी हिसाब से, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये जो 1600 का नमूरा का टारगेट है ये जल्दी आ जाए लुपिन में। तो नियरली 1600 की तरफ ही बढ़ने के आसार बन रहे हैं। वो टारगेट जल्द अचीव होंगे, ये भरोसा यहाँ पर क्लियरली बना हुआ है। और राजेश सातपुते भी कह रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खरीदारी की बनेगी। अच्छा गौरांग सर, आपको हमने हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दिया, लेकिन आपने न्यू ईयर्स ईव में क्या किया? बाहर गए, घर पर थे? नहीं हर्षदा, घर पर ही थे परिवार के साथ, और थोड़ा समय परिवार के साथ ही बिताया। बाहर जाने के लिए आजकल इतनी दिक्कतें होती, भीड़ भाड़ होती, बाहर को हमने सोचा घर पर ही मनाते हैं ऐसा। पर मनाया तो जोमेटो से खाना ऑर्डर किया या नहीं? जी हाँ, जोमेटो की कवायद हम काफी लंबे समय से करते हैं और उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था हमने, और खाना जो भी पसंद था लोगों को वो सब मंगाया था हमने जोमेटो पर। और क्योंकि नाम लिया है तो जोमेटो पर आज के तारीख में भी खरीदारी की राज। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि सीएलए से कह रहा है 168 तक के लेवल्स आ सकते हैं। आपका कोई खास टारगेट है जो आएगा इन द नियर फ्यूचर? मेरे ख्याल से इसका जो सर्वोच्च स्तर हमने देखा था वो करीबन 150 के पार देखा था, और इसकी चर्चा हमने वीरेंद्र के साथ भी की थी। तो अनुमान तो यही है कि फिर से उसी ऊंचाई की तरफ जाएगा, शायद 150-155 के आसपास जा सकता है। 56 के करीब था इसका ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से। ये 2021 में लगा था, वो नवंबर 2021 में, और तब लिस्टिंग ही हुई थी उसके बाद। और उसके बाद 44 तक गया था। 44 तक गया था। 44-45 नियरली 40 इसने छू ही लिया था। हाँ, वो जहाँ पर वो ब्लॉक डील हुई थी वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हुई थी, और उसके बाद से एक वन वे रैली यहाँ पर रही है। और 90 के करीब था जब इन्होंने पहली बार ये कहा था कि अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं ये। और तब से देखिए, स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी अगर है तो सब कुछ है। बाकी प्रोमिसेस अनलिस्टेड मार्केट में चलते हैं, प्राइवेट मार्केट में सब कुछ चलता है। एक बार आप लिस्ट हो जाए ना, फिर मार्केट आपकी ये सब बातें नहीं सुनेगा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन इन्होंने काम किया प्रॉफिटेबिलिटी पर, जो अगर अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और डबल हो गया है फिर 12 महीने में स्टॉक। जी हाँ, काफ़ी तगड़ा मूव दिखाया है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना लोग खाना ऑर्डर करते हैं गौरांग जी की तरह, और कितना यहाँ पर मोमेंटम बनता दिखाई देता है। चलिए, स्टॉक्स जो आप आज रेडार पर रखेंगे उनकी डिटेल में हमने चर्चा कर ली है, तो हम होपिंग कि आपकी मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और